हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज भारतीय संविधान की क्लास में भाग 17 यानी राजभाषा पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, राजभाषा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। साथियों, इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि राजभाषा क्या होता है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने की मांग सर्वप्रथम किसने किया था और इसे कब मान्यता प्रदान किया गया था, सर्वप्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया था और इसकी मांग किसने किया था। साथ ही साथ अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किया गया है, इन सभी प्रावधानों को आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि राजभाषा का अर्थ क्या होता है। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं। राजभाषा का अर्थ। राजभाषा का अर्थ। राजभाषा का अर्थ तो लिखिएगा, राजभाषा का अर्थ क्या होता है। तो मेरे साथियों, यदि राजभाषा का अर्थ कोई पूछे एक लाइन में तो आप सीधे बताइएगा, किसी राज्य या सरकार के कामकाज के भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है, आइए यह लाइन को लिख लेते हैं। किसी किसी राज्य राज्य अथवा अथवा सरकार की सरकार की सरकार की कामकाज की भाषा कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाता है। राजभाषा कहलाता है। यह ध्यान में रखिएगा कि राजभाषा क्या होता है। तो यह आप परिभाषा दे सकते हैं, किसी राज्य अथवा सरकार की कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाता है। और राजभाषा एक से अधिक हो सकता है, लेकिन राष्ट्रभाषा एक होता है। राजभाषा एक से अधिक हो सकता है। मेरे साथियों, यदि हम बात करें तो भारत का राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। ठीक है, और हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए सर्वप्रथम मांग गोपाल स्वामी अयंगर ने किया था। और यह मांग 14 सितंबर 1900, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यह डेट एकदम आपको ध्यान में रहना चाहिए, 14 सितंबर 1949 को किया था। और इस प्रस्ताव को उसी दिन संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और संविधान सभा में जब प्रस्तुत किया गया तो संविधान सभा इस मांग को स्वीकार कर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दिया। तो आपसे दो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। पहला, कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दिया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को। और दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने की मांग सर्वप्रथम किसने किया था। तो नाम याद कर लीजिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, तो दो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा। यह हमारा पहला पॉइंट था, यह दूसरा पॉइंट लिखिएगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में राजभाषा के रूप में मान्यता
दिलाने मान्यता दिलाने की मांग सर्वप्रथम गोपाल स्वामी अयंगर, नाम लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इनका नाम, गोपाल स्वामी अयंगर ने 14 सितंबर 1949 को की इस प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया गया। संविधान सभा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी। तो इसमें से 2 पॉइंट आपको ध्यान में देना है कि यह प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था और किसने लाया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने की मांग कब किया गया था और यह प्रस्ताव किसने लाया था। तो 14 सितंबर 19 को यह लाया गया था प्रस्ताव, और किसने लाया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने लाया था, और संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी। अब चलते हैं मेरे साथियों हिंदी दिवस की तरफ। यहाँ से प्रश्न बनता है कि हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया। ठीक है, हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया, ये कई बार पूछा गया है। तो हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था और इसकी मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेरे साथियों, राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा द्वारा, नाम याद रखिएगा इस समिति का, राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा द्वारा 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने की मांग की गई थी। इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया और पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अब ध्यान रखिएगा, अब सोचेंगे कि हिंदी दिवस को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, तो पहली बार हिंदी दिवस 1949 में मनाया गया होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, और इसकी मांग किसने किया था? तो राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा द्वारा किया गया था। यदि कुछ नहीं याद है तो वर्धा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। सालार में जो हीरो का एक दोस्त रहता है ना, उसका भी नाम वर्धा ही रहता है, तो उससे अकॉर्डिंग आप जोड़ के लर्न कर सकते हैं। तो आइए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। लिखिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की मांग
सर्वप्रथम 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 राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदी राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा द्वारा किया गया। इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया और पहली बार दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं, लिखिएगा 14 सितंबर 1953 को पहली बार, यह ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट, पहली बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस मनाया गया। तो पहली बार हिंदी दिवस यदि पूछे तो कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को। मेरे साथियों, भारतीय संविधान के यदि हम बात करें तो 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक का संबंध राजभाषा से है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, तब मेन राजभाषा पे चलते हैं, इसके आर्टिकल को पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा। एक पॉइंट लिखने के बाद इसके आर्टिकल पे चलते हैं, लिखिएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची जब आप पढ़ेंगे तो अनुसूची में 8वीं अनुसूची का संबंध राजभाषा से है। तो 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349, 50, अनुच्छेद 350 क, अनुच्छेद 350 ख, अनुच्छेद 351 का संबंध राजभाषा से है। राजभाषा से है। तो मेरे साथियों, यदि आप भाग 17 को पढ़ते हैं और राजभाषा को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि यहाँ से यदि प्रश्न बने तो आपका गलत ना हो, तो ये पूरा जितना लाइन है, ये पूरा लाइन को पढ़ना पड़ेगा। 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। यदि आप 8वीं अनुसूची को पढ़ेंगे तो मूल संविधान में 14 भाषा थी और अब वर्तमान की बात करें तो कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। तो 14 और 8 कितना हुआ? 22 हो गया। तो बाद में कितने भाषा जोड़े गए? आपके 8 जोड़े गए। तो इसका भी संबंध, राजभाषा का भी संबंध 8वीं अनुसूची से है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120, इसमें क्या है? संसद की भाषा, संसद में कौन सी भाषा बोली जाएगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 120 में है। विधानसभा में, राज्य विधानमंडल में
ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाएगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 210 में है। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक का भी संबंध किससे है, राजभाषा से ही है। तो हमें सर्वप्रथम अनुच्छेद 120 से आज की शुरुआत करेंगे क्लास की, ठीक है, अनुच्छेदों में। तो आइए पहले लिखते हैं अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 और इसमें है क्या, तो बना लीजिएगा हेडिंग, संसद की भाषा। क्या है, संसद की भाषा, ठीक है। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 120 में है संसद की भाषा। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 120 में है। इसमें मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि उसको जान लेते हैं तो यहाँ से कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। पहला पॉइंट जानिए, संसद के प्रत्येक सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य संसद के सभी बैठकों में हिंदी में अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। यह बात किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 120 में। दूसरा पॉइंट कहता है आगामी 15 वर्षों के लिए, मतलब 1950 से लेकर 1965, क्योंकि हमारा संविधान 1949 में बन के तैयार हो गया था, 1950 में लागू हुआ, तो 1950 से लेकर 1965 तक अंग्रेजी बोलने की छूट दी जाएगी। यही गलती हुआ था और यही 2023 के पीसीएस में पूछा हुआ था कि अंग्रेजी बोलने की छूट कितने वर्षों तक दिया गया था, तो 15 वर्षों तक दिया गया था, 1965 तक। 1950 से लेकर 1965 तक अंग्रेजी बोलने की छूट दी गई थी। और तीसरा पॉइंट कहता है मेरे साथियों कि लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति चाहे तो किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की छूट दे सकते हैं। तो यह 3 पॉइंट लिख लेते हैं, तो संसद की भाषा से कभी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है। तो आइए एक एक करके लिख लेते हैं। तो लिखिएगा संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान है। इसमें 3 बातें निम्नलिखित हैं। पहला जानिएगा, लिखेगा संसद के प्रत्येक सदस्य संसद के सभी बैठकों में अपना विचार हिंदी में प्रकट करेंगे। दूसरा पॉइंट, आगामी 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों का मतलब 1950 से लेकर 1965 के लिए अंग्रेजी बोलने की
बोलने की छूट रहेगी, छूट रहेगी। तीसरा पॉइंट, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, सभापति चाहे तो किसी भी सदस्य को, किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में बोलने के छूट दे सकता है, दे सकता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 120 में है। और अनुच्छेद 120 में क्या है? तो संसद की भाषा का प्रावधान है। अब चलते हैं अनुच्छेद 210 की तरफ। ठीक है मेरे साथियों, 210 में क्या है? तो 210 में है राज्य विधानमंडल की भाषा। अनुच्छेद 210 क्या है? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की भाषा। और इसमें यदि आप अनुच्छेद 120 लर्न कर लेते हैं तो 210 एकदम इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? कि जहाँ पे संसद लिखा है वहाँ पे विधानमंडल लिखना है, और जहाँ पे आपका लोकसभा अध्यक्ष लिखा है वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष करना है, जहाँ पे राज्यसभा के सभापति लिखा हुआ है वहाँ पे विधान परिषद के सभापति लिख लीजिए, और सेम सेंटेंस वही रहेगा। यह आपका अनुच्छेद 210 खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा लिखवा दे रहा हूँ मेरे साथियों। इसमें है क्या? तो इसमें है राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान है। ठीक है, और इसमें भी क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य राज्य विधानमंडल के प्रत्येक बैठक में अपना विचार हिंदी में प्रस्तुत करेंगे। पहला सेंटेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दूसरा इसमें है प्रावधान कि आगामी 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी बोलने की छूट दी जाएगी। देखिए यह भी मिल रहा है आगामी 15 वर्षों के लिए। और तीसरा पॉइंट है कि विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति चाहे तो किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की छूट दे सकते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। बस संसद के जगह पे विधानमंडल कर लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के जगह पे विधानसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा के सभापति के जगह पे विधान परिषद के सभापति कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा आपका। तो आइए इसको लिख लेते हैं। लिखिएगा, राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान है, भाषा का प्रावधान है। इसमें 3 बातें निम्नलिखित हैं। यह समय लगेगा, यदि आप ऊपर से याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा लिखवा दे रहा हूं। लिखिएगा, विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य
प्रत्येक सदस्य विधानमंडल के बैठक में विधानमंडल के बैठक में अपना विचार हिंदी में प्रकट करेंगे। हिंदी में प्रकट करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आगामी 15 वर्षों 1950 से लेकर 1965 15 वर्षों तक अंग्रेजी बोलने की छूट रहेगी। तीसरा पॉइंट, विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति चाहें तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की छूट दे सकते हैं। तो मेरे साथियों, यह प्रावधान अनुच्छेद 210 में है। अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद की भाषा। और 210 में क्या है? राज्य विधानमंडल की भाषा। तो मेरे साथियों, नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ने से पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों, अनुच्छेद 43 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद में निम्नलिखित 3 बातें महत्वपूर्ण बताई गई है। पहला, भारत का राजभाषा हिंदी होगा, और दूसरा, लिपि देवनागरी होगा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कहा गया है कि अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा। तो आइए ये 3 पॉइंट को लिख लेते हैं अनुच्छेद 343 में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है अनुच्छेद 343। तो जो भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिएगा, इसमें राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। पहला, भारत का राजभाषा हिंदी होगा। एक तो यह प्रावधान है सबसे महत्वपूर्ण कि भारत का राजभाषा क्या होगा? हिंदी। दूसरा, लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी, और भारत की राष्ट्रीय लिपि भी क्या है? देवनागरी ही है। किस अनुच्छेद के तहत? 343 के तहत। भारत का राजभाषा क्या है? हिंदी। किस अनुच्छेद के तहत? 343 के तहत। और तीसरा पॉइंट कहता है अंकों का स्वरूप
का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा। मानक वाला होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला का मतलब क्या है? तो इस पॉइंट को जानिए। इसका मतलब क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा का? जैसे 1 2 3 4, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक अंक, ठीक है। और एक होता है हिंदी का, जैसे आप देखते होंगे ऐसे वाला, ये ऐसे लिखा होता है 1 2 3 4 या 5, तो यह वाला नहीं होगा। कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा, ठीक है। तो अंकों का स्वरूप कैसा होगा? अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा। तो यह अनुच्छेद 343 में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह हम लोग जान लिए। अब चलते हैं अनुच्छेद 344 की तरफ। और 344 मेरे साथियों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें है राजभाषा आयोग का प्रावधान। इसी अनुच्छेद के तहत पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और अभी तक केवल एक बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और यह गठन, इसका राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। इसमें कुल सदस्य 30 थे, जिनमें से 20 लोकसभा से थे और 10 राज्यसभा से थे। जो इस राजभाषा आयोग का अध्यक्ष थे वह थे बाल गंगाधर खेर। और मेरे साथियों यह उस समय तत्कालीन बम्बई के आपके मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। एक एक पॉइंट को समझते हुए भी चलेंगे और लिखते हुए भी चलेंगे। तो पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुच्छेद 344, और यह सबसे बड़ा अनुच्छेद है। यह राजभाषा से संबंधित सबसे बड़ा अनुच्छेद है। थोड़ा सा यहाँ पे धैर्यता बना के रखिएगा, ठीक है। लिखिएगा इसमें राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में। इस अनुच्छेद के तहत अभी तक केवल एक बार, केवल कितनी बार? एक बार, केवल एक बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। तो अब आइए जानते हैं कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, इसके कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिएगा, राजभाषा आयोग। मेरे साथियों राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। तो पहले हम गठन लिख लेते हैं। गठन लिखिएगा 7 जून 1955, 7 जून
1955। अब सदस्य जान लेते हैं। सदस्य सदस्य कितने थे? तो 30 थे, जिनमें से लोकसभा से 20, लोकसभा से कितने? 20, और राज्यसभा से 10। राज्यसभा से कितने सदस्य थे? 10 थे। अब आइए अध्यक्ष को जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। मेरे साथियों, अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर, एक शक्तिमान में भी बाल गंगाधर थे, बाल गंगाधर खेर, ठीक है। और ये क्या थे? तत्कालीन मुंबई के मुख्यमंत्री। तो लिख लीजिएगा, ये तत्कालीन मुंबई के, यानी बम्बई के लिख लीजिएगा, बम्बई के, उस समय बम्बई ही था, बम्बई के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तत्कालीन बम्बई के मुख्यमंत्री थे। मेरे साथियों, राजभाषा आयोग अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। 1956 में दिया, जिसे संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। मेरे साथियों, राजभाषा आयोग का जो अपना प्रतिवेदन दिया था, उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति। और जो इसके अध्यक्ष थे वह थे आपके गोविंद बल्लभ पंत जी। और इस समिति में भी 30 सदस्य थे, ठीक है। और इस समिति ने अपना रिपोर्ट 1959 में दिया था। समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, एक एक लाइन लिखते चलते हैं और समझते हुए भी चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता होगा। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है? 7 जून 1955। सदस्य कितने थे? 30 थे। लोकसभा से कितने? 20। राज्यसभा से कितने? 10। अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। यह कहाँ के थे? तत्कालीन बम्बई के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिखिएगा। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग अपना प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। प्रतिवेदन 1956 में दिया, जिसे 1957 में संसद के समक्ष रखा गया, जिसे 1957 में संसद के समक्ष रखा गया, ठीक है। तो राजभाषा आयोग अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया था, और इसे कब संसद में प्रस्तुत किया गया? 1957 में, ठीक है। मेरे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, तब इस पे और चर्चा करते हैं। लिखिएगा, राजभाषा आयोग के प्रतिवेदनों को यानी रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए, समीक्षा मतलब जांच करना, समीक्षा करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत, यह उत्तर प्रदेश के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में
की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। ठीक है। तो मेरे साथियों, राजभाषा आयोग अपना प्रतिवेदन कब दिया? 1956 में दिया। जिसे संसद के समक्ष कब रखा गया? 1957 में। और यह जो रिपोर्ट दिया था राजभाषा आयोग, उसी रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम था संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति। यह पूरा नाम है, यह ध्यान रखिएगा। राजभाषा आयोग जो अपना रिपोर्ट दिया था, उसका रिपोर्ट की जांच करने के लिए कौन सी समिति बनी थी? संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? आपके गोविंद वल्लभ पंत जी थे। मेरे साथियों, इस समिति में कुल जो सदस्य थे वह 30 थे। ऊपर भी देखिएगा, राजभाषा आयोग में भी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। और इस समिति में भी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। और यह अपना रिपोर्ट 1959 में दिए थे। और जब 1959 में यह समिति अपना रिपोर्ट दी तो राष्ट्रपति 2 आयोगों का गठन किया। पहला, राजभाषा या विधायी आयोग 1961, जो विधि मंत्रालय के अधीन था। और दूसरा आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। इसका भी गठन 1961 में ही किया गया था, लेकिन यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन था। प्रश्न बनता है मेरे साथियों, यहाँ से नीरस लगेगा थोड़ा सा, या चटकार नहीं लगेगा अन्य टॉपिक की तरह। इसमें जब संविधान पढ़ेंगे तो बहुत रोचक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी नीरस लगेगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा इस समिति में कुल सदस्य 30 थे। कितने थे? 30 थे। इस समिति में कुल सदस्य 30 थे। एक पॉइंट और लिखिएगा, समिति अपना रिपोर्ट 1959 में संसद को दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे समिति। लिखिएगा, समिति के रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने दो आयोगों का गठन किया।
पहला लिखिएगा राजभाषा, राजभाषा या इसी को बोलते हैं विधायी, विधायी आयोग 1961। इस आयोग का जो गठन हुआ था 1961 में हुआ था और यह विधि मंत्रालय के अधीन था। विधि मंत्रालय के अधीन यह जो आयोग था यह किसके अधीन था? विधि मंत्रालय के अधीन था। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा इस आयोग से संबंधित, लिखिएगा नोट करके। 1976 में इस आयोग को भंग कर दिया गया। तो 1961 में बना लेकिन 1976 में इसे भंग भी किया गया। इस आयोग को भंग कर दिया गया, भंग कर दिया गया, नेक्स्ट दूसरा आयोग देखते हैं कौन है। दूसरा आयोग है मेरे साथियों, लिखिएगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, तकनीकी शब्दावली, शब्दावली आयोग, आयोग 1961। मेरे साथियों यह जो था आयोग यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन था। शिक्षा मंत्रालय के अधीन। तो समिति के रिपोर्ट के आधार पर मेरे साथियों राष्ट्रपति ने दो आयोग का गठन किया था। एक का नाम था राजभाषा या विधायी आयोग 1961 और यह किसके अधीन था? विधि मंत्रालय के अधीन था। दूसरा आयोग था वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 और यह किसके अधीन था? शिक्षा मंत्रालय के अधीन। मेरे साथियों कुछ राजभाषा से संबंधित अधिनियम है जहां से पूछ लेता है कि यह अधिनियम कब पारित किया गया। तो आइए 3-4 अधिनियम है उसको भी लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, राजभाषा से संबंधित अधिनियम, राजभाषा से संबंधित अधिनियम, अधिनियम। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा राजभाषा, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 जिसे 1967 में संशोधित किया गया था। लेकिन संशोधित वाला ना पूछ के यह पूछ लेता है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1963 में। दूसरा लिखिएगा राजभाषा, राजभाषा संकल्प, संकल्प और यह कब पारित किया गया था? 1968 में। तीसरा लिखिएगा प्राधिकृत, प्राधिकृत पाठ या केंद्रीय विधि, केंद्रीय विधि अधिनियम, अधिनियम। और मेरे साथियों यह जो अधिनियम था 1973 में पारित किया गया था। लास्ट अधिनियम लिखिएगा राजभाषा नियम, राजभाषा नियम, नियम और यह पारित किया गया था 1976 में। तो मेरे साथियों बोला हूँ पहले ही आपको कि अनुच्छेद 344 बहुत बड़ा है। यदि इसको विस्तृत जानना चाहते हैं तो यह पूरे पॉइंट को यदि याद कर लेते हैं तो कभी प्रश्न जाएगा नहीं। यदि कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं तो बस यह ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 344 का संबंध राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति से है।
राजभाषा आयोग अभी तक केवल एक बार गठित किया गया है, जिसके अध्यक्ष बार बार पूछता है बाल गंगाधर खेर के बारे में। और इस आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 को। ठीक है, सदस्य भी पूछता है कभी कभी। तो इसमें 30 सदस्य थे। राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? 30। 20 लोकसभा से थे और 10 राज्यसभा से थे। अब चलते हैं अनुच्छेद 345 की तरफ। मेरे साथियों, 345 में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भाषा के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 345 पढ़ने से पहले इसको मिटा देते हैं। मेरे साथियों, अनुच्छेद 345 के तहत भाषा के आधार पर राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहले आइए हेडिंग बना लेते हैं और जानते हैं कि यह 3 श्रेणी कौन कौन से हैं भाषा के आधार पर। तो हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 और हेडिंग बना लीजिएगा, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश का वर्गीकरण, तो मेरे साथियों, भाषा के आधार पर भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है। और भाषा के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। पहला, क श्रेणी वाले राज्य, दूसरा ख श्रेणी वाले राज्य और तीसरा ग श्रेणी वाले राज्य। तो आइए देखते हैं कि क श्रेणी में कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, क श्रेणी वाले राज्य लिखिएगा। इसमें वैसे राज्य को शामिल किया है जो हिंदी को, यही बात ध्यान में रखिएगा, जो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। और इनमें पत्र व्यवहार केवल हिंदी में होगा। तो मेरे साथियों, क श्रेणी वाले राज्य में कुछ कंडीशन है, और कंडीशन क्या है? तो इसमें 2 कंडीशन साफ झलक रहा है। पहला, इसमें वैसे राज्यों को रखा गया है जो हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। तो अभी देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जो हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिए हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें कहता है कि पत्र व्यवहार केवल किस में होगा? हिंदी में होगा। तो आइए राज्य देख लेते हैं, उदाहरण कि कौन कौन से राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, और आसानी से यह लर्न हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं लर्न करवा दूंगा। पहला, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यह पहला हो जाएगा। मेरे साथियों, यदि मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश से कटकर कौन सा राज्य बना है, तो सीधे कहेंगे कि सर उत्तराखंड। सन 2000 में
कौन सा राज्य बना है? तो उत्तराखंड बना है। ठीक है, तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार लर्न करिए। ठीक है, और बिहार से कटकर कौन सा राज्य बना है? तो झारखंड बना है, झारखंड। और यह भी कब बना? तो सन 2000 में बना। तो कितने आसानी से ये 4 राज्य ऐसे ही लर्न हो गए। यूपी से कट के उत्तराखंड बना, बिहार से कट के झारखंड बना। पांचवा देखिए, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और मेरे साथियों, मध्य प्रदेश से कटकर कौन सा राज्य बना? तो छत्तीसगढ़। तो 6 तो एकदम आसानी से लर्न हो जाएंगे, थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा। कठिनाई क्यों नहीं होगा कि मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बना, बिहार से कटकर झारखंड बना, मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना। और यह जो 3 राज्य बने, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, यह सन 2000 में बने थे। और इनका राजभाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट देखिएगा, 7वें स्थान पर लर्न करना है राजस्थान को, राजस्थान। और 8वें स्थान पर लर्न करना है हरियाणा को, हरियाणा। और 9वें स्थान पर लर्न करना है आपको दिल्ली। यह ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ की राजभाषा हिंदी है, और यहाँ पे पत्र व्यवहार कैसे होता है? केवल हिंदी में होता है। आइए अब जाते हैं ख श्रेणी वाले राज्य, खरगोश ख वाला, ख श्रेणी वाले, ख श्रेणी वाले राज्य लिखिएगा। वैसे राज्य, वैसे राज्य, वैसे राज्य जो हिंदी को, जो हिंदी को सह राज्य का, सह राज्य का दर्जा दिए हों, दर्जा दिए हों। सह राज्य का मतलब यह है कि दूसरी भाषा, सेकेंडरी भाषा के तौर पर कौन सा भाषा है? हिंदी रखा गया है, दर्जा दिए हों। उसमें कौन कौन से हैं केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो आइए देख लेते हैं। पहले पे पंजाब, पंजाब। दूसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़। और तीसरा गुजरात, गुजरात। और मेरे साथियों, चौथा लर्न करिए महाराष्ट्र को। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो हिंदी को सह राज्य का दर्जा दिए हैं। अब आते हैं ग श्रेणी वाले राज्य, ग श्रेणी वाले राज्य लिखिएगा। ग श्रेणी में देखिएगा, वैसे राज्य, वैसे राज्य जो अपनी स्थानीय भाषा को, वैसे राज्य जो अपनी स्थानीय भाषा को, स्थानीय भाषा को राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में मान्यता दी हो, मान्यता दी हो। इसमें देख लीजिए उदाहरण। तो इसमें यह 2 को छोड़कर शेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो क और ख को छोड़ के जितने भी शेष राज्य बच रहे हैं या केंद्र शासित प्रदेश बच रहे हैं, वह ग श्रेणी में आ जाते हैं, प्रदेश। अब आते हैं साथियों अनुच्छेद 346 की तरफ। और मेरे साथियों 346 में कहता क्या है? तो इसका लेटर देख लीजिए।
इसमें कहता है केंद्र और राज्यों के मध्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार किस भाषा में होगा, इसका उपबंध अनुच्छेद 346 में किया गया है। तो पहले आइए लेटर को जान लेते हैं, दोबारा समझने के भी प्रयास करेंगे इसे। तो पहले लेटर लिख लेते हैं इसका कि क्या है। तो लिखिएगा संघ, संघ कहिए या आप केंद्र कहिए, बात एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं संघ और राज्यों के मध्य, संघ और राज्यों के मध्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार किस भाषा में होगा, किस भाषा में होगा, इसका उपबंध किया गया है। इसका उपबंध या प्रावधान लिख सकते हैं, उपबंध किया गया है किस आर्टिकल में, 346 में किया गया है। मतलब कहने का कि संघ और राज्यों, मतलब जो संघ है यानी केंद्र है और भारत के 28 राज्यों, प्रत्येक राज्य में तो हिंदी बोली नहीं जाती है और प्रत्येक राज्य में तो इंग्लिश बोली नहीं जाती है। हमारा जो देश है यह जगह जगह पे जाएंगे ना तो जगह जगह पे भाषा चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे बिहार में जाएंगे तो भोजपुरी, और जैसे बिहार से पश्चिमी आएंगे तो गाजीपुर पड़ता है, बलिया पड़ता है, वहाँ पे भी भोजपुरी चलेगा। गाजीपुर से सटा हुआ है आपका बनारस, वहाँ पे थोड़ा सा हिंदी बोली जाती है। जैसे जैसे पश्चिम चले आएंगे हिंदी का थोड़ा सा और खड़ी बोली जाती है, तो भाषा चेंज होता चला जाता है, ठीक है। तो जहाँ का अब सर्वाधिक बिहार में जो भाषा बोली जाती है वह भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन वहाँ पे भी हिंदी, वहाँ का राजभाषा क्या है, हिंदी। तो किसी भी संघ और किसी भी राज्य के मध्य कौन से भाषा में पत्र व्यवहार होगा, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 346। या दो राज्यों में पत्र व्यवहार किस भाषा में होगा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश और केरल में पत्र व्यवहार किस भाषा में होगा, इसका प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 346 में। केरल में इंग्लिश बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है। हम ऐसा तोड़ निकालेंगे कि वहाँ से अगर केरल से पत्र व्यवहार होए तो केरल का जो आपका पत्र है, जो रिटेन है, जो एप्लीकेशन है, जो दस्तावेज है, वह उत्तर प्रदेश वालों को समझ में आए और उत्तर प्रदेश का जो दस्तावेज है वह केरल वालों को समझ में आए। इसको बोलते हैं पत्र व्यवहार। मान लीजिए अब आपकी गर्लफ्रेंड है और इंग्लिश जानती ही नहीं है और खूब दबा के इंग्लिश में लेटर लिख के दे दिए, अब वह कह रही है कि मैं तो पढ़ना ही नहीं जानती हूँ, तो पत्र व्यवहार हो चुका। तो आप हिंदी में कि जो उसके दिल तक छुए, ठीक है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे वाली, वैसा शायरी लिखेंगे जो एकदम दिल तक छू जाए। मतलब पत्र व्यवहार का मतलब है कि हमारी फीलिंग आप समझ सकें, आपकी फीलिंग मैं समझ सकूं, उसको बोलते हैं पत्र व्यवहार। तो इसमें क्या है, संघ और राज्यों के मध्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार किस भाषा में होगा, उसका उपबंध किस में है, अनुच्छेद 346 में। अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 347 की तरफ। 347 और इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें कहता है यदि किसी राज्य की अधिकांश जनसंख्या जो भाषा का प्रयोग करती है, यदि राज्य उस भाषा को मान्यता दिलाना चाहता है
तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दे सकता है। जैसे बिहार में भोजपुरी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, और भोजपुरी क्या एकदम सोचिए कि एक हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री भी चलता है, जहाँ पे गाना देखेंगे तो एकदम अच्छा से अच्छा और बेकार से बेकार गाना चलता रहता है। तो भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है। यदि बिहार की सरकार उसे मान्यता दिलाना चाहती है, और इस समय वर्तमान में किसकी सरकार है? नीतीश कुमार जी की सरकार है, और भोजपुरी को मान्यता दिलाना चाहते हैं तो किससे कहेंगे? केंद्र सरकार से। और केंद्र सरकार में कौन है? बीजेपी है, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार बिहार में है। यदि नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से कहें कि भाई भोजपुरी को मान्यता दिलाइए और 8वीं अनुसूची में इसको डालिए, तो मान्यता दे सकते हैं भोजपुरी को, ठीक है। और ये मान्यता देने के जो काम करेगा वो काम करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है, और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेगा वही कार्य राष्ट्रपति करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि चाहें भोजपुरी को बिहार में मान्यता प्रदान करना तो कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 347 के तहत। आइए लिख लेते हैं। यदि किसी राज्य की अधिकांश जनसंख्या जो भाषा का प्रयोग करते हैं, यदि राज्य सरकार चाहे तो यदि राज्य सरकार चाहे तो उस भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए निवेदन या आज्ञा लिख सकते हैं। निवेदन कर सकता है। राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दे सकती है। यह ध्यान में रखिएगा। तो संसद नहीं देगा, प्रधानमंत्री नहीं देंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। कई बार पूछा गया है कि आधिकारिक तौर पर किसी भाषा को मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा। तो क्या टिक करेंगे? राष्ट्रपति देता है, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 348 के तरफ। और मेरे साथियों, अनुच्छेद 348 में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई, उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होगा। साथ ही साथ विधेयक, अध्यादेश, अधिनियम भी अंग्रेजी में जारी होंगे। यह किस अनुच्छेद में है? 348 में है। आइए लिख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय
की सभी कार्रवाई कार्यवाही उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही विधेयक अधिनियम और अध्यादेश अंग्रेजी में जारी होगा और दूसरा भाषा हिंदी है। जारी होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा भाषा इसमें ऐड किया जा सकता है, वह है हिंदी, ठीक है। और ये किस में प्रावधान है? 348 में, कि संसद की सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होगा, उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होगा, जो विधेयक होंगे वह भी अंग्रेजी में पेश किए जाएंगे, जो अधिनियम होंगे वह भी अंग्रेजी में होगा, जो अध्यादेश जारी होगा वह भी अंग्रेजी में जारी होगा। यह किस अनुच्छेद के तहत? 348 के तहत। अब चलते हैं 349 की तरफ, और यह बहुत छोटा सा अनुच्छेद है। इसमें है भाषा संबंधित विधियों को अधिनियमित करने से संबंधित प्रावधान है। तो एक लाइन का इसमें प्रावधान किया गया है, लिख लीजिएगा। भाषा संबंधित विधियों को अधिनियमित करने से संबंधित प्रावधान है। अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे, 350। और इसमें क्या है? तो इसमें मेरे साथियों कहता है 350 में कि शिकायत संबंधी सूचना किसी भी भाषा में अधिकारी को दिया जा सकता है। यह भी एक लाइन का है, लिख लीजिएगा। शिकायत संबंधी सूचना किसी भी भाषा में अधिकारी को दिया जा सकता है, ठीक है। यह किस अनुच्छेद में है? 350। अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे, 350 का। इसमें क्या है? तो इसमें है मेरे साथियों कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा। 1 से 5 तक जो शिक्षा होता है उसे बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा, और वो किस भाषा में दिया जाएगा? मातृभाषा में दिया जाएगा। तो लिख लीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 350 का। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 350 ख। इसमें क्या है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित विशेष प्रावधान है। लिख लीजिएगा, भाषाई अल्पसंख्यकों। दो प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं, एक धार्मिक अल्पसंख्यक होता है, एक भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं। तो इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित विशेष प्रावधान है, लिख लीजिएगा। अल्पसंख्यकों से संबंधित
विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, प्रावधान है। लास्ट अनुच्छेद लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 351, 351। इसमें क्या है लिखिएगा, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास से संबंधित प्रावधान, से संबंधित प्रावधान है। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 351 में क्या है, हिंदी भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो राजभाषा से संबंधित जितने भी प्रावधान थे, जो भी आर्टिकल था, अनुसूची था, आयोग था, समितियां थी, दिवस था, राजभाषा क्या है, इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। मेरे साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, निवेदन है, आग्रह है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।